हेलो एंड नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे क्लैट, जो हमने फ्री पेपर आपको लिए अवेलेबल कराया अपने ऐप पर, उसी के लॉजिकल रीजनिंग के पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास, आपको भी पता है, एग्जाम में पिछले साल जो हमने देखा था 24 क्वेश्चन आते थे, तो उसी के हिसाब से इस बार भी हमने 24 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और जानते हैं सर कि कैसा आपका स्कोर रहा उस मॉक टेस्ट में। यहाँ से मिलाइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे या कितना आपने सही से उसको सोच पाया था, है ना। तो शुरू करें सर क्लास को, चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पैसेज हमारे पास है, कौन सा भाई, आओ। हाँ देखो, ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन हैव दैट बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन के होंगे, इनमें पैसेज होगा। पैसेज में क्या होगा, ऐसे ही आपको भी लिखा हुआ मिलेगा कि इस सेट ऑफ क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द रीजनिंग एंड आर्गुमेंट सेट आउट इन द प्रेसिडिंग पैसेज। मतलब कहने का मतलब है कि इस पैसेज में पूरे क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग से रिलेटेड हैं और वो भी कैसे, आर्गुमेंट एंड पैसेज के बेसिस पे होंगे, है ना। आर्गुमेंट आप समझते हो ना। आर्गुमेंट मतलब किसी भी ऑथर कोई भी चीज़ जब बोले और उसके माइंड में किसी बात को प्रूव करना हो या किसी डाटा को अपने क्या रखना हो, आपके समक्ष या आपके सामने रखना हो, तो वो अपने आर्गुमेंट करता है। उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रीमाइसेज, कुछ अपने अजम्पशंस वो वहाँ पे लगाता है। फिर उसके बाद वो अपनी कंक्लूजन, एक डिसीजन पे पहुँचता है, वही बात होती है। और जानते हैं सर, जैसे पढ़ते यहाँ से चालू हो रहा है आपका पैसेज, यहाँ से ध्यान से सुनो। सोसाइटी, ये पहला पैसेज हमारे पास, ये फ्रॉम बूस्टिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 to 50,000 in the mid-1940s, India's Jewish population today is estimated to comprise 4,000 to 5,000 members. Almost all belongs to the Marathi-speaking Bene Israel community. बात हो रही है सर जीव, मतलब सर यहूदी लोगों की। यहूदी जानते हो ना, जीविस बोलो या यहूदी बोलो। कह रहा है सर कि मिड 1940 में इंडिया में इनकी जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, इतनी थी 20,000 टू 50,000। आफ्टर दैट अभी जो होगा वो सरप्रेस हो गए, कितनी हो गई बच्चे, 4,000 टू 5,000 मेंबर। ऑलमोस्ट सभी बिलोंग करते हैं मराठी स्पीकिंग, और कौन से, इजराइल कम्युनिटी से बच्चे, बेने एक इजराइल कम्युनिटी है, उससे बिलोंग करते हैं। सेटल ऑन द कोंकण कोस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कोंकण के कोस्ट पर वो 100 ईयर से सेटल हैं। They are not, however, the oldest Jewish community of India. That honor goes to one of the Kerala's two main Jewish communities. कह रहा है सर कि Jewish communities ये सबसे oldest नहीं है। oldest वाले कौन से, जो केरला में हमारे हैं, है ना, ये ऑनर उनको मिला है। आगे बोल रहा है सर, मालाबार Jews also known as the Cochin Jews trace their history to the days of King Solomon, hypothesized to be in the 10th century BC, almost 3,000 year ago। जबकि मालाबार Jews also known as the Cochin Jews जो है वो मानते हैं कि सर हम सबसे पुराने, उनका कहना है कि हम सबसे पुराने हैं। हम किस टाइम से है, सोलेमॉन, एक हाइपोथेटिकल अभी ऐसी एक स्टोरी है कि सर सोलेमॉन नाम के किंग थे, वो जीविस मतलब यहूदी थे, वहाँ से ये अपने को जोड़ते हैं कि हम उनके, मतलब कि वो हमारे एंसेस्टर हैं, हम उनके क्या है भाई, उन्हीं से हम यहाँ पर आए हैं, है ना। आगे, इनिशियली दे सेटल इन क्रैंगनोर प्रेजेंट डे कुडुंगलुरु इन थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट विच द कम्युनिटी इटसेल्फ रेफर्ड टू एज सिंगली। कह रहा है अभी इनिशियली ये कहाँ पे सेटल थे, ये थ्रिसूल में किसी डिस्ट्रिक्ट में थे, और इनको कम्युनिटी इनको खुद से ही अपने को अपना एक नाम देते हैं, ये क्या, अपने को सिंगली नाम से रेफर करते हैं, है ना। आगे सर क्या कह रहा है, मतलब ये पूरा अभी तक आपने जो पढ़ा वो पैसेज में ये बोल रहा है कि सर यहूदी या जीविस कम्युनिटी की बात कर रहा है कि इंडिया में क्या उनकी कंडीशन थी, क्या उनका हिस्ट्री है, उसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं सर। द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ दिस कम्युनिटी, अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स गिवन टू द लोकल जीविस लीडर बाय द क्रैंगनूर हिंदू रूलर्स फ्रॉम सिरसा 1000 CE lists various economic and economical privilege that the Jews enjoyed in the region। कह रहा है सर कि जब देखा जाए कि इनकी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री को अगर देखा जाए कि इनकी हिस्ट्री में क्या हुआ, तो ऐसा बोला जाता है कि जीविस लीडर को किसी हिंदू रूलर के द्वारा सिरसा से 1000 CE में मतलब आज के लगभग 1000 ईयर अगो या 2000 ईयर कह दो या 1000 CE, लिस्ट वेरियस इकोनॉमिक एंड सेरेमोनियल प्रिविलेज दैट द जीविस एंजॉयड इन द रीजन। कह रहा जीविस लोगों को या यहूदी लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिकल एंड और क्या सेरेमोनियल, मतलब सर कि इकोनॉमिकल और जो राजसी ठाट बाट होते थे, जो ऐसे प्रिविलेज उनको दिए गए जो जीव्स वहाँ पे जो भी उस रीजन के यहूदी थे एंजॉय करते थे, ये कहने का मतलब। फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड एंड स्पेशली फॉलोइंग द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज इन 60th सेंचुरी, मालाबार जीव्स मूव फर्दर साउथ फ्रॉम
क्रैनागेनोर टू कोचिन, नाउ कोची, वेयर द लोकल किंग रोल्ड आउट द रेड कार्पेट फॉर देम। कह रहा है उसके बाद जब 1400 मतलब 14 सेंचुरी में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी देखता है कि पोर्तुगीज के अराइवल के बाद ये 16 सेंचुरी में मालाबार से ज्यूज मूव करके किधर चले गए, साउथ में। कहाँ पे बच्चे? कोचिन में, जो आज के टाइम पे कोची के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोकल किंग ने वहाँ भी उन्होंने इनका वेलकम किया, किसका? यहूदियों का, ज्यूज का, है ना। आगे क्या कह रहा है कि परदेसी ज्यूज, लिटरली फॉरेन ज्यूज, परदेसी कुछ फॉरेन ज्यूज जो आते हैं बाहर से आए, जो उनको फॉरेन ज्यूज या परदेसी, परदेसी मतलब सर परदेसी मेरे राजा वाला, वो वाला है ना, वो वाला, तो परदेसी वाला। तो सर कह रहा है फॉरेन ज्यूज कहाँ? फॉरेन ज्यूज माइग्रेटेड टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द 15th and 16th सेंचुरी फॉर द क्या है भाई? Iberian Peninsula. They fled to India due to persecution by the Catholic rulers of Spain and Portugal. Portugal settled on the Malabar coast alongside pre-settled Jewish communities as well as in Madras, in Chennai. कह रहा है सर कि जो कुछ फॉरेन परदेसी ज्यूज थे उनको क्या हुआ, वो किसी और सब कंटिनेंट से आए थे। कौन से कंटिनेंट से सर? इब्रियन पेनिसुला कंटिनेंट से आए थे, वहाँ से इब्रियन पेनिसुला से आए थे, और वो वहाँ से भाग कर आए थे, फ्लेट होकर आए थे, क्योंकि सर वहाँ पे कैथोलिक रूलर जो थे स्पेन और कहाँ के, पुर्तगाल के, उन्होंने उनके साथ वो क्या कर रहे थे, उनके साथ जो पुर्तगाल या कैथोलिक जो रूलर थे वो इनको क्या करते थे, बार बार इनके साथ कुछ गलत या कहे सर इनके साथ अत्याचार या इनके ऊपर बहुत सारी प्रताड़नाएं देते थे। तो इसीलिए वो वहाँ से भाग लिए। भाग के कहाँ पर आए? इंडिया आए। इंडिया में आकर भी वो कहाँ पे सेटल हुए? जहाँ पे जीविश कम्युनिटी ऑलरेडी जहाँ पे रहती थी उन्हीं के अलॉन्ग साइड में सेटल हुए, क्योंकि सर यहूदी थे तो उनके बगल में इनको भी रहना थोड़ा सा अच्छा लगा कि सर सेम हो जाएंगे, सही रहेगा। आगे क्या हुआ? द परदेसी ज्यूज ऑफ कोचिन वर एक्टिव केरलाज स्पाइस ट्रेड एंड दोज सेटल्ड इन मद्रास वर इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ गोलकोंडा डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स। कह रहा है कि सर जो परदेसी ज्यूज थे वो कोचिन्स में आकर एक्टिव हो गए, या एक्टिव पहले से जो यहाँ पे रहते थे वो लोग एक्टिव थे। किसमें बच्चे? वो लोग एक्टिव थे केरला के स्पाइस ट्रेड में और उसके बाद डायमंड के ट्रेड में, तो ये लोग भी उसी में लग गए। आगे सर कह रहा है अनलाइक जीविश कम्युनिटी इन यूरोप और वेस्ट एशिया द वंस इन इंडिया सेल्डम फेस्ड एंटी सेमिटिज्म और परसिक्यूशन। कह रहा है सर जैसे ही अदर कंट्रीज की बात करें, यूरोप में जैसे जीवित यहूदियों के साथ क्या होता है सर कि उनके साथ मतलब कि जो वहाँ के रूलर्स या वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के जो और कम्युनिटी है वो इनको क्या करती है सर, इनके साथ कुछ न कुछ सेमिटिज्म या इनका परसिक्यूशन करे, मतलब सर इनके साथ अत्याचार करे, वो टाइप का काम करता है। लेकिन इंडिया में इनके साथ ऐसा कभी फेस करना नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में कभी आपने सुना इंडिया में कभी किसी माइनॉरिटी को लेकर केवल अगर हिंदू और मुस्लिम को छोड़ दिया जाए या थोड़े बहुत क्रिश्चियन, और कहीं पर किसी भी कास्ट के लिए इंडिया में कोई भी वो है, सबको किसी को जानता ही नहीं कोई कि यहूदी भी कोई ऐसा कास्ट है जिसको हिंदू से अलग माना जाए, नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं इंडिया में। इंडिया के लिए मेजर कौन था? हमेशा से मुस्लिम हिंदू, दो ही चीज़ें होती थी, है ना। तो वही बात कहा गया। फिर बोला ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जीव्स एंड केरला prospered as merchants and were employed as teachers, clerks and lawyers in the ever expanding British bureaucracy. However, since the 1950 there has been a steady migration of Kerala Jews to Israel. कह रहा है सर इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तब भी जो जीविस थे उनको क्या किया गया, उनको अच्छे से जीविस केरला प्रोस्पॉन्ड, मतलब सर ये एज ए मर्चेंट काम करते थे, एज ए टीचर काम करते थे, एज ए क्लर्क काम करते थे, बहुत ही प्रॉस्पर्ड कैटेगरी से थे, मतलब इनके पास खाने पीने की कमी नहीं थी, बहुत अच्छे से थे, है ना। आगे सर क्या बोला गया कि आगे बोला गया लेकिन फिर भी however since the 1950 there has been a steady migration of Kerala Jews to Israel. केरला के कुछ जीव या मैं कहूँ कि सर कौन से यहूदी जो थे वो केरला से इजराइल को प्रोसीड कर गए, इजराइल चले गए, क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स देयर आर वेल ओवर 4000 कोचिनम इन इजराइल टुडे। कह रहा है आज अगर देखा जाए तो इजराइल में लगभग 4000 इंडियन ज्यूज जाके वहाँ पर रह रहे हैं, है ना। आगे बोल रहा है मोस्ट बिलोंग टू द मालाबार ज्यूज कम्युनिटी विद अ फ्यू हंड्रेड परदेसीज, ओनली 14 मालाबार ज्यूज एंड 1 परदेसी ज्यूज आर नाउ लेफ्ट इन केरला। कह रहा आज केवल केरला में 14 मालाबार और 1 परदेसी ज्यूज लेफ्ट हुए केरला में, बाकी सारे जो हो गया सर खत्म हो गए। ये सोच कहाँ का था? इंडियन एक्सप्रेस का था अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब चलते हैं बच्चे इसके क्वेश्चन पे। हमने बात समझा सर कि पूरे क्वेश्चन में बात किया गया है ज्यूज के बारे में या यहूदियों के बारे में कि उनका इंडिया में कैसे आना हुआ, कैसे वो लोग रहे, क्या क्या उनका हिस्ट्री रहा, कैसे रूलर्स ने यहाँ पे उनके साथ बिहेव किया, कैसा उनका यहाँ का रहन सहन था, कैसा यहाँ पे वो रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल क्या था। फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए सर? यहूदी चले गए, यहाँ पे कहाँ से? इजराइल में चले गए, है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट चैलेंज द ऑथर्स इम्प्लिसिट assumption that the Jewish communities in India have maintained a distinct identity over centuries.
हमसे कह रहा है सर पहला आपके पास क्वेश्चन है कि जो जीविस कम्युनिटी थी उसने कैसे अपना, ये कहना चाहता है ऑथर कि ये आप बताइए कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सही होगा या ट्रू होगा जो ये चैलेंज करे। क्या चैलेंज करे कि ऑथर का ये अजम्पशन है कि जीविश कम्युनिटी जो यहूदी कम्युनिटी थी उसने अपने आइडेंटिटी को सैकड़ों साल से, मतलब सेंचुरी ईयर्स से क्या किया है सर, बचा कर रखा है ना, मेंटेन करके रखा है। ऐसा तो नहीं है सर, पूरे पैसेज में कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि जीविश कम्युनिटी ने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बहुत मेंटेन करके रखा। वो तो किसी के साथ मिक्स होकर रह रहे थे। देखिए ना, बगल में इंडिया के पास आके, इंडिया में आए तो जो वहाँ पे लोग थे उन लोकल्स के साथ मिक्स होकर रहने लगे, उन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई थी। तो कह रहा है सर उसी को आपको दिखाना है कि नहीं आप चैलेंज करिए इस बात को कि आइडेंटिटी उन्होंने अपनी कोई ऐसी नहीं बनाई थी कि जो बहुत ही उनका क्या हो कि वो एक दूसरे से अलग थे, बिल्कुल वो मिक्स हो गए थे। तो ये कह रहा है सर कि जेनेटिक स्टडीज reveal extensive intermarriage between Jewish communities and local Indian peoples with minimum genetic descendant remaining। मैंने कहा ये सीधे ही उसको चैलेंज कर रहा है सर। वो कहीं बात कर रहा है कि जीविश कम्युनिटी ने अपने आइडेंटिटीज़ को, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को ओवर ऑफ सेंचुरी ईयर बना कर रखा, मेंटेन करके रखा। ये कह रहा है कि आपस में इंटरकास्ट मैरिज करते थे, इंटर रिलीजन मैरिज करते थे। तो भाई ये तो सीधे उनके डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की बात क्या कर रहा है, उसको चैलेंज कर दिया। कहोगे सर ये सही हो सकता है, कहोगे हाँ ये सही हो सकता है ना। पेन का कलर दूसरा, बिल्कुल ये सही हो सकता है सर। चलो देखो ये बिल्कुल सही हो सकता है, मैंने कहा हाँ पहला वाला सही हो सकता है। दूसरा सर, आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट बाय द 18th सेंचुरी मोस्ट इंडियन जेविश कम्युनिटी हैड अडॉप्टेड लोकल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड एबंडेंट ट्रेडिशनल जेविश कस्टम। मैंने कहा बच्चे ये हालांकि कह सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया होगा, लेकिन ऐसा हमने कहीं पर पढ़ा नहीं है इस पैसेज में। तो ये अगर सही भी होगा या ऐसा कुछ कहा भी जाता है तो इससे बेस्ट तो ये यही वाला आपका पहला वाला ही आपको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, या कहोगे उसके अजम्पशन को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल भाई। अगला, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इंडिकेट दैट several Indian Jewish communities voluntarily converted to Hinduism और इस्लाम। बच्चे ऐसा कहीं बात नहीं हुआ है। क्या ऐसा बात हुआ है कि वॉलंटरीली वो लोग हिंदू धर्म अपना लिए या इस्लाम को अपना लिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं बात हुआ है ना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एनालिसिस शोज दैट द बाय द 19th सेंचुरी मोस्ट इंडियन जीव्स वर indistinguishable from their non-Jewish neighbors in terms of language, dress and daily custom। कह रहा है सर ये भी बात सही कह सकते हो कि जब बहुत दिनों से रहने लगे यहाँ पे तो यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ के रहन सहन, यहाँ का कल्चर यहाँ का अडॉप्ट कर लिए तो वो इससे अलग नहीं रह गए। लेकिन सर जो मोस्टली चैलेंज करे वो पहला वाला ही है, जो मोस्टली चैलेंज करे वो पहला वाला है। ये भी कर सकता है लेकिन मोस्ट नहीं कर रहा है सर, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आओ चलते हैं सर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चे हमसे, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इंडिया जीविश पॉपुलेशन सिंस 1940। कह रहा है सर सिंस 1940 से इंडिया में जो बिगेस्ट डिक्लाइन हुआ वो कब हुआ? सर कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इंडिया जीविश पॉपुलेशन सिंस द 1940। कह रहा है 1940 से इंडिया में जो जीविश पॉपुलेशन में गिरावट आया, जो कम हुआ, वो कब आया, कब से ऐसा, उसके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा लाइन हो सकता है? कहोगे सर इंक्रीज एंटीसेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन इन इंडिया फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। बच्चे ऐसा कुछ नहीं हुआ था इंडिया में जीविश के साथ, बिल्कुल नहीं हुआ था। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ड्राइंग जीविश कम्युनिटी अदर पार्ट ऑफ एशिया, ये हुआ था। इकोनॉमिक कम्युनिटी प्रॉपर्टी, ये अपॉर्चुनिटी ड्राइविंग जेविस अदर पार्ट ऑफ एशिया। लेकिन सर अदर पार्ट ऑफ एशिया नहीं, उनको कहाँ ले गया था? मास माइग्रेशन इजराइल में ले गया था। तो ये वाला ज़्यादा हमारा सूटेबल है, ये वाला उतना अच्छा नहीं है ना। ले गया होगा एशिया में, लेकिन सर ऐसा करेक्ट अगर मैं बात करूँ तो इजराइल में केवल बात किया गया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इजराइल की बात की जा रही, तो यही वाला हमारा सबसे बेस्ट होगा। आओ अगला क्वेश्चन, Which of the following statement, if true, would most strengthen the author's assertion that Jewish communities in India rarely faced anti-Semitism? कह रहा है सर इनमें से कौन सा ऐसा ऑथर का मतलब ऐसा स्टेटमेंट ट्रू होगा जो इस बात को स्ट्रेंथ दे कि ऑथर का असर्शन जो है कि जीविश कम्युनिटी ने इंडिया में रेयरली फेस किया होगा कभी एंटीसेमिटिज्म। मतलब सर इंडिया में कभी भी उसको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि वो एक माइनर कैटेगरी से, माइनर कम्युनिटी से है, ऐसा कभी भी फील नहीं किया होगा। तो इसको कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है इसमें, बताओ? जीविश रिलीजियस प्रैक्टिस वर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लोकल हिंदू फेस्टिवल। मैंने कहा ठीक है सर, ये कहा कि नहीं पता नहीं। इंडियन रूलर्स फ्रिक्वेंटली ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज। इंडियन रूलर्स ने, देखोगे तुमने पढ़ा कि रेड कारपेट बिछा दिया एक राजा ने, और जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इनको टीचर, क्लर्क सबका जॉब देते थे। उसके पहले भी जो राजा थे इनको क्या कहते थे, बहुत प्रिविलेज देते थे। तो ये इंडियन जो थे ये इनको, ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी सब चीज़ें
कुछ हमारे पैसेज में नहीं कही गई कि ये कहा गया है कहीं पर भी कि हिंदू फेस्टिवल जैसे इनका था, लोकल फेस्टिवल जैसा, है ना। जीविश कम्युनिटीज मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर सेंचुरीज विदाउट, भाई ये तो मेंटेन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कर देता तो फिर कहाँ से उससे मैच होता, इससे कुछ मैच ही नहीं कर रहा ना। इससे तो हमारा बात हो रहा है कि हमें बस इसको दिखाना है कि उनको इंडिया में कभी ऐसा कुछ झेलना नहीं पड़ा। आगे सर, इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। द बेने इजराइल कम्युनिटी हैज ऑलवेज been largest Jewish group in India. Kerala Jewish population peaked during the British colonial period. The Pardesi Jews were more economical influential than the Malabar Jews. There are more Kerala Jews living in Israel. बताओ कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही आपको लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहा है, कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलो, तो कह रहा है कौन सा इसमें से ज़्यादा करेक्ट है। मैंने कहा कहीं भी हमको देखो भूल जाते हैं, कभी कभी लाइव क्लास में भी आदत हो जाती है, लाइव क्लास की, ये रिकॉर्डेड क्लास में भूल गया, मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि आंसर आएगा तुम लोगों का। द बेने इजराइल कम्युनिटी हैज़ ऑलवेज बीन द लार्जेस्ट जेविश ग्रुप इन इंडिया। मैंने कहा ऐसा कुछ बात नहीं है, बेने कम्युनिटी थी इंडिया में, लेकिन लार्जेस्ट जेविश ग्रुप कौन था इंडिया में, ये तो नहीं था सर, पहला वाला तो सही नहीं है, क्योंकि सर लार्जेस्ट कम्युनिटी ग्रुप कौन सा था, आओ देखो, लार्जेस्ट कम्युनिटी ग्रुप जो इंडिया में था वो ये था, जो हमारा कोच्चि में रहते थे ये लोग, कहाँ से आए थे, भाग के आए थे, फिर आए यहाँ से पहले से ही रह रहे थे हमारे जो केरला वाले वो थे ना भाई, तो ये बात तो सही नहीं है। मैंने कहा आओ देखते पहला तो गलत। केरला ज्यूज पॉपुलेशन पीक ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। मैंने कहा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे पीक नहीं हुआ था, बल्कि केरला वाले भाग गए थे इजराइल, है ना भाई, कॉलोनियल पीरियड में भाग गए थे वो लोग इजराइल। सर द परदेसी ज्यूज वर मोर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसर देन द मालाबार ज्यूज। ऐसा कुछ नहीं कि परदेसी जो आए थे वो इकोनॉमिकली, वो भाग के खुद ही आए थे, वो कहाँ से फ्लेड होकर आए थे, वो आए थे कहीं बाहर से, तो वो कहाँ से हो जाएंगे। देयर आर मोर केरला ज्यूज लिविंग इन इजराइल टूडे। इजराइल में इंडिया के केरला के जो जीविस हैं वो ज़्यादा आज हैं इंडिया में, कहाँ पे, इजराइल में, ये बात कही गई है और ये बात सही भी है। Now, which of the following best explain why the passage mention the copper plates given to the Jewish leader in the Kranaganur? अच्छा, क्रैनगनूर मतलब सर जो हमारा त्रिशूल में दिया गया था, त्रिशूल एक राजा था वहाँ का दिया था ना इनको कॉपर प्लेट्स उनके जेविस के लीडर को, तो वो क्या था, एक सिंबल था, एक मतलब दिखा रहा था कि हम आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, हम आपका वेलकम कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए क्या कर रहे हैं। कोई राजा आपको दे कोई गिफ्ट तो इसका मतलब वो आपको अश्योर कर रहा है कि आपके यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगा, अवेलेबल कराया जाएगा, यही ना बात होगी। तो कह रहा है सर ये दिखाता हाईलाइट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जेविस प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया। मैंने कहा नहीं। टू डिमॉन्स्ट्रेट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जीव्स इन मिडिवल इंडियन रेट। मैंने कहा नहीं। द टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लेम अबाउट द एंटिक्विटी ऑफ मालाजुर इलस्ट्रेट द फेवरेबल ट्रीटमेंट ऑफ जीव्स बाई लोकल रूलर। बिल्कुल भाई, फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया था, उसी का एक सिंबल था भाई वो। आगे अगला, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई द परदेशी जीव्स सेटल्ड अलोंग साइड प्री एग्जिस्टिंग जीविश कम्युनिटी। बताओ प्री एग्जिस्टिंग जीविश कम्युनिटी के पास वो क्यों आकर रुकेंगे, क्योंकि सर वो पहले से यहाँ पे सेटल थे, और सबसे बड़ी बात वो उनके रिलीजन से मैच करते थे, और दूसरी बात उनके पास वहाँ पे करने के लिए कुछ काम था जो इकोनॉमिकली उनको हेल्प करता। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है इकोनॉमिकली कहाँ पर आप सर्वाइव कर पाए किसी भी जगह जब आप नए जाते हैं। तो आया सर बात करते हैं टू बेनिफिट फ्रॉम एस्टेब्लिश ट्रेड नेटवर्क्स एंड लोकल नॉलेज। कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर ये बात, क्योंकि सर बेनिफिट एस्टेब्लिश ट्रेड नेटवर्क्स, कहोगे ठीक है सर। ड्यू टू लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज थी या नहीं थी, ये बात की बात है, क्योंकि सर वो बाहर से आए थे, जो इंडियन जीव्स थे हो सकता है वो तमिल बोलते रहे हो केरला वाले, कहोगे हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता सर, ये नहीं। मैंने कहा टू फुलफिल अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू यूनाइट विथ अदर ज्यूज, कह सकते हैं ये एक रीजन हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा पैसेज में नहीं बोला गया है, तो हम उससे मतलब नहीं रखेंगे। बिकॉज इंडियन रूलर्स मैंडेटेड दैट ऑल जीविश इमिग्रेंट सेटल टुगेदर, ऐसा कहीं भी इंडियन रूलर्स ने नहीं बोला था, वो खुद आके वहाँ पे कहाँ गए तो वहाँ जाके सेटल्ड हुए थे। तो ये वाला सर, क्योंकि उनको लगा कि ये लोकल है, यहाँ का नॉलेज होगा, यहाँ पे उनको ट्रेडिंग नेटवर्क्स उनके अच्छे हैं, तो यहाँ पे रहो। ठीक, ये हमारा पहला पैसेज था। अब दूसरा पैसेज हमारे पास आ गया है ना, पहला पैसेज हमने पढ़ लिया, दूसरा पैसेज हमारे पास ये रहा। मुझे दूसरा पैसेज क्या कह रहा है, हिस्ट्री
अच्छा, हिस्ट्री से रिलेटेड एक पैसेज हमारे पास। अब्बासी इज अमंग हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंट अक्रॉस इंडिया हु ऑक्यूपाई एनिमी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड दस आफ्टर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 केम इनटू बीइंग। कह रहा है सर अब्बासी अमॉन्ग हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंट्स अक्रॉस इंडिया के उन सैकड़ों रेजिडेंट्स में से एक है जो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड ऑक्यूपाई, उन्होंने ऑक्यूपाई किया है एनिमी प्रॉपर्टीज को, जो कि डिक्लेयर्ड हुआ कब, जब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में आया। क्या होता है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, आगे बात किया होगा। द एक्ट इनेबल द स्टेट टू रेगुलेट एंड अप्रोप्रिएट रियल एस्टेट बिलोंगिंग टू दोज हु हैड लेफ्ट इंडिया एंड गॉट सिटीजनशिप ऑफ कंट्रीज. It has gone to war with Pakistan and China. These enemies properties could be any property that belong to each held or managed on behalf of any enemy and any enemy subjects or any enemy firm. कह रहा है सर enemy property क्या होता है कि इस पे इंडियन गवर्नमेंट या जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपना रेगुलेट करती है एक्ट, क्योंकि सर ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बिलोंग करती है किसी ऐसे आदमी से जो इंडिया से या तो छोड़ के चला गया हो और ऐसी कंट्री में चला गया हो जिससे इंडिया से एक वॉर का सिचुएशन रहा हो, जिसने इंडिया पे कभी वॉर किया हो इंडिया के लिए जो सही नहीं, जैसे पाकिस्तान और चाइना। आगे बात किया कि एनिमी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है जो उससे बिलोंग करे, जो आदमी उस एनिमी कंट्री में रह रहा हो, चाहे वो भले इंडियन सिटीजन्स क्यों ना रहा हो पहले वो, और जो कि इसमें अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो कोई भी फर्म हो, वो कोई भी उसमें अंदर सारे अच्छा सब्जेक्ट्स बिहाफ ऑफ एनी एनिमी सब्जेक्ट और एनी एनिमी फर्म। कह रहा सर वो किसी भी एनिमी के फर्म से रिलेटेड हो, किसी भी एनिमी के बिहाफ पर मैनेज किया जा रहा हो, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो उसको मैनेज कर रहा हो, लेकिन फिर भी उस पर क्या लग जाएगा, गवर्नमेंट अपना एक्ट लगा के उसको अपने कंट्रोल में ले लेगी। The word enemy signifies any country that has committed an act of aggression or declared war against the Union of India। वही बात, ये यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किसी ने वॉर किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जो हमारे सोवरेंटी पर एक क्वेश्चन करे, है ना, उसके लिए। एंड प्रॉपर्टी इज इमूवेबल असेट्स एंड ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर, डिबेंचर एंड अदर कॉमर्स। कह रहा सारी टाइप के आपके प्रॉपर्टी सब आ जाएंगे, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो आपकी बैंक असेट्स हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे नॉन मूवेबल हो, कोई भी असेट्स हो, सब ले लोगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कह रहा है सर कहाँ पे था, अब्बासीज ग्रैंडफादर्स मतलूब आलम साइंड द ओरिजिनल लीज एंड द फैमिली वाज टोल्ड ऑन September 24, 1966 बाय अ लेटर फ्रॉम देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लखनऊ निगम दैट द बिल्डिंग दे लिव्ड इन हैड बिकम एनिमी प्रॉपर्टी। कह रहा है कि सर मतलूब आलम उन्होंने एक साइंड द ओरिजिनल लीज एंड द फैमिली, उन्होंने ओरिजिनल लीज को साइन किया था और उनकी फैमिली को ये बताया गया कब, 24 1966 को, कि भाई आपका जो ये प्रॉपर्टी है इसको इकोनॉमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत रख दिया गया है, अब इस पे गवर्नमेंट का अपना ओन, स्टेट अपना ओन करेगी। ओवर द ईयर्स द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हैज सीन सेवरल अमेंडमेंट्स विथ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड रिसेंट बीइंग द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 में एक रीसेंट अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है। आगे सर, it expanded the meaning of the term of enemy subject and enemy firm to include the legal heir and successor of an enemy, whether a citizen of India or a citizen of country which is not an enemy, and the succeeding form of enemy firm irrespective of the nationality of its member. The act also कह रहा है सर कि it expand the meaning of the term enemy subject। कह रहा है कि जो नया हमारा चेंज आया, अमेंडमेंट आया, उसने इनेमी सब्जेक्ट को थोड़ा और एक्सपेंड किया। इनेमी फॉर्म टू इंक्लूड द लीगल हियर एंड सक्सेसर ऑफ एन इनेमी वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ कंट्री विच इज नॉट एन इनेमी, एंड द सक्सीडिंग फॉर्म ऑफ ए इनेमी फॉर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ इट्स मेंबर। कह रहा है सर कि वो सभी प्रॉपर्टी इनेमी के अंदर आ जाएंगी, चाहे उसका जो लीगल हियर है, मतलब जो उसका वारिस है, उत्तराधिकारी है, वो क्यों ही ना इंडियन का सिटीजन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर जो इससे बिलोंग करती है प्रॉपर्टी वो इंडिया के ऐसे कंट्री में रहता है जो इंडियन एनिमी के अंदर आते हैं, तो सर वो हमेशा के लिए इनेमी प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। द एक्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट वंस प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड इनेमी प्रॉपर्टी इट रिमेन्स, वही चीज़ सर कि डिक्लेयर्ड कर दिया गया तो हमेशा वही रहेगा। द अमेंडमेंट नलिफाई अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच रूल्ड इन अ फेवर ऑफ मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सन ऑफ द अर्स्टवाइल राजा ऑफ महमूदाबाद। कह रहा है सर कि यह अमेंडमेंट नलिफाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को जो कि फेवर में दिया गया था एक आदमी के, जो मोहम्मद आमिर नाम है, और वो एक यहाँ के राजा का
बेटा था, उसके फेवर में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूल, लेकिन इस अमेंडमेंट ने उस रूल को नलीफाई कर दिया, उसके जजमेंट को नलीफाई कर दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग लीगल स्ट्रगल ऑफ ओवर 3 decades, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हिज फेवर इन 2005, declaring him the rightful owner even thought they have been declared enemy property। कह रहा कि बहुत सारे डिकेड्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था कि उसके फेवर में बोला था, इवन दो दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इनेमी प्रॉपर्टी विथ रिविजन एंड एडिट्स फ्रॉम। अच्छा, ये उसके बारे में बोला गया है कि रिटेन बाई मयंक कुमार। ठीक है, अब बात हमको कह रहा है सर कि इसमें बात की गई इनेमी प्रॉपर्टीज़ की। इनेमी प्रॉपर्टीज़ का बात क्या मतलब सर? ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी और से बिलोंग कर, किसी ऐसे पर्सन से बिलोंग करने लगे जिससे इंडिया का, वो ऐसी कंट्री से बिलोंग में जाकर रहे, या ऐसी कंट्री से कुछ काम करे, या ऐसी कंट्री से कुछ अपने रिश्ते रखे जो इंडिया के इनेमी की कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को मे बी इनेमी रूल की तरह स्टेट अपने कंट्रोल में ले सकती है। इसी पे बात हुई है, अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। चलो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? बेस्ड ऑन द पैसेज, हाउ डज 2017 अमेंडमेंट टू द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट अफेक्ट द लीगल स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू इनेमी कंट्री? इट अलाउज फॉर केस बाय केस रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। It permanently designates such properties as enemy properties. It provides a pathway for original owner to reclaim the property. It transfer ownership to the nearest Indian relative of the original owner. बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? आपको क्या लगता है कौन सा सही हो सकता है? जल्दी से बताओ। हमको लग रहा है सर कि अभी आपने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल को, उसने किसको? सुप्रीम कोर्ट के जो आपका फैसला था उसको भी नलीफाई कर दिया था। 2017 का अमेंडमेंट क्या किया है कि सर परमानेंटली डेजिग्नेट सच प्रॉपर्टी एज इनेमी प्रॉपर्टी, किसी और चीज़ में नहीं। 2017 से पहले हम कोर्ट में जाते थे और कहते थे, लेकिन सर ये 2017 के बाद से उसने नलीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी। तो ये अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द 2005 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द 2017 अमेंडमेंट टू द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट। फटाफट आप वीडियो को पोज करिए और पहले पोज करके देखिए क्वेश्चन को, और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तब आप देखेंगे, है ना। चलो भाई, अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द 2005 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द 2017 अमेंडमेंट टू द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट। कह रहा कॉन्ट्रडिक्शन क्या था भाई? 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि अगर किसी लीगल हियर ने आके वहाँ प्रोसीड किया है तो उसके फेवर में फैसला था, लेकिन 2017 ने क्या किया? उसके फैसले को नलीफाई कर दिया था। तो सर उसी की बात होगा ना। द कोर्ट फेवर्ड स्टेट ओनरशिप वाइल द अमेंडमेंट। नहीं, कोर्ट ने फेवर्ड नहीं किया था ओनरशिप को। कोर्ट ने किसको फेवर किया था? हेरिडेटरी सक्सेशन को, मतलब जो उत्तराधिकारी हो या जो भी लीगल हेयर हो उसको, जिसको वाइल द अमेंडमेंट नलीफाई सच क्लेम्स। ये बात हुई थी सर, कहोगे हाँ। मैंने कहा अगला, इफ द प्रिंसिपल ऑफ द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट वर अप्लाइड कंसिस्टेंटली विच सिनेरियो वुड मोस्ट क्लोजली मिरर द केस ऑफ मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान। फटाफट वीडियो को पोज करो और आंसर बताओ क्या होगा इसका। आंसर बताओ क्या होगा जल्दी। हाँ चलो, पोज करके आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब देखो, इफ द प्रिंसिपल ऑफ द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट वर अप्लाइड कंसिस्टेंटली विच सिनेरियो वुड मोस्ट क्लोजली मिरर द केस ऑफ मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान एन इंडियन बॉर्न यूएस सिटीजन इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर पाकिस्तान बेस्ड ग्रैंड पेरेंट। नहीं सर, एन इंडियन बॉर्न यूएस, ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ। अ चाइनीज कंपनी एक्वायरिंग शेयर्स इन एन इंडियन फर्म प्रीवियसली ओन्ड बाय ए चाइनीज नेशनल। कह रहा सर कि चाइनीज कंपनी का ऐसा कुछ नहीं बोला गया डायरेक्टली, है ना। एन इंडियन सिटीजन डिस्कवरिंग देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाज ओन्ड बाय ए ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर। नहीं भाई, वो बल्कि एक राजा का बेटा था, है ना। अ लॉन्ग टाइम इंडियन रेजिडेंट रिक्लेमिंग प्रॉपर्टी सीज ड्यूरिंग वॉर टाइम डिस्पाइट देयर फॉरेन सिटीजनशिप। यही तो बात हुई थी कि एक लॉन्ग टाइम जो प्रॉपर्टी सीज हुई है वॉर टाइम में, उसको प्रॉपर्टी को कोई क्लेम कर रहा हो डिस्पाइट देयर फॉरेन सिटीजनशिप। यही तो बोला गया था कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं या किसी और भी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन अगर आपका वॉर की ऐसी कंट्री से रिलेशन है या ऐसी कंट्री से कोई चीज़ आपका क्या नाम है प्रॉपर्टी बिलोंग करती है या मैनेज की जाती है जो किसी वॉर इंडिया से डायरेक्ट वॉर में हो, तो सर वो इनेमी प्रॉपर्टी कही जाएगी। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अगला क्वेश्चन, वीडियो पोज एंड आंसर। चलो आओ, देख लिया, कर लिया। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द करेंट लीगल स्टेटस ऑफ अब्बासी रेजिडेंस, इट हैज बीन डिक्लासिफाइड एज इनेमी प्रॉपर्टी ड्यू टू द फैमिली लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंसी। डिक्लासिफाई तो नहीं किया गया है सर, ये बात तो नहीं सही है। इट रिमेन्स क्लासिफाइड एज इनेमी प्रॉपर्टी। बच्चे जब से 2017 का आ गया वो क्या नाम है अमेंडमेंट, तब से इसको रिमेन वैसा ही कर दिया गया इनेमी प्रॉपर्टी की तरह, क्योंकि उसने बोल दिया, सारे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नलीफाई कर दिया, तो ये भाई अभी भी वैसा ही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1968। एक्ट सिंस इट्स कह रहा है बेस्ट डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1960। जब से ये 1968 में आया, इंसेप्शन हुआ इसका, तब से बताइए कि क्या आपने इसमें डिस्क्राइब किया इवोल्यूशन ऑफ द इनेमी प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इसमें से कौन सा से डिस्क्राइब कर रहा है जो इनेमी प्रॉपर्टी को तब से बेस्ट तरीके से क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो पढ़ो भाई और आंसर दो। वीडियो को पोज, फटाफट पोज करिए। क्या कह रहा, चलो कह रहा 1968 में जब इनेमी प्रॉपर्टी आया था तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था बच्चे, ये कहा था कि जिसका है उसको दे देना चाहिए, ऐसा बोला था ना। लेकिन बाद में उन्होंने 2017 में फिर अमेंडमेंट किया। तो कह रहा है तब से तुम सोचो, तब से यही इवोल्यूशन हुआ। इट हैज़ बिकम मोर lenient टुवर्ड द राइट ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी। lenient तो नहीं हुआ है सर, lenient तो कभी नहीं था, आज तो और टफ हो गया है कहोगे। हाँ, दूसरा, इट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू इंक्लूड मोर कैटेगरीज अंडर इट्स प्रीव्यू। सर बिल्कुल, जब से ये 2068 से बढ़ा है, 2017 के अमेंडमेंट तक देखा जाए तो सर अब ये और भी कठिन हो गया है, और भी इसके अंदर हमारे क्राइटेरिया, हमने कैटेगरी लगा दिया है कि उसके अंदर में जाके किसी को प्रीव्यू किया जाए, तब जाके उसके स्कोप को देखा जाए कि इसको इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए, किसमें, प्रॉपर्टी एक्ट में। इट हैज़, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इट हैज शिफ्टेड फोकस फ्रॉम इमूवेबल असेट टू, भाई सारे ऐसा नहीं बोला गया मूवेबल हो, इमूवेबल हो, शेयर हो, टैक्स हो, बैंक अकाउंट हो, कुछ भी हो, सबको फ्रीज करो, सब गवर्नमेंट लेगा। इट हैज रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, भाई रिड्यूस नहीं हुआ है बल्कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और बढ़ी है ना। आओ भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तुरंत वीडियो को पोज करिए और आंसर हमको बताइए। What is the main argument in the author's reasoning regarding the Enemy Properties Act and its amendment? कह रहा है सर इसके अमेंडमेंट और इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कौन सा मेन रीजनिंग है ऑथर का। द एक्ट अनफेयरली टारगेट स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप ऑफ इंडिया, नहीं। द एक्ट हैज बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड सिंस द इंसेप्शन ऑफ 96, सर अप्लाइड तो है लेकिन उसमें कुछ चेंज होते रहे हैं। द एक्ट हैज़ बिकम मोर इंक्लूसिव ओवर टाइम बेनिफिटिंग मोर सिटीजन, सर बेनिफिटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन इंक्लूसिव तो हुआ है। अब बेनिफिट हो रहा है और उससे किसी को नुकसान हो रहा है, वो बात की बात है। द एक्ट हैज़ प्रोग्रेसिवली एक्सपेंडेड स्टेट कंट्रोल ओवर सर्टेन प्रॉपर्टीज, भाई प्रोग्रेसिवली एक्ट जो है समय से समय चेंज तो होता रहा, लेकिन सर टाइम टू टाइम वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता रहा और ज़्यादा अपने सर्टेन प्रॉपर्टीज़ पे उसका कंट्रोल, किसका, स्टेट का कंट्रोल किया। यही तो हुआ है पूरे पैसेज में, है ना। तो ये रहा सर आपके दो पैसेज जो बड़े बड़े थे। अब कुछ पैसेज हमने छोटे छोटे भी रखे थे, आओ उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आ जाओ फटाफट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ एवर द टेक्नोलॉजीज इफेक्ट ऑन सोसाइटी हैव नॉट ऑलवेज बीन बेनिफिशियल डिस्पाइट इट मैनी फेवरेबल इफेक्ट, इट हैज ऑल्सो जनरेटेड अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट दैट मस्ट बी हैंडल्ड। सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, साइबर बुलिंग एंड प्राइवेसी इन्वेजन। कह रहा है सर हाउ टेक्नोलॉजी का इफेक्ट सोसाइटी पे ऑलवेज बेनिफिशियल ही नहीं रहा, लेकिन डिस्पाइट इट्स मैनी फेवरेबल इफेक्ट्स, बहुत सारे फेवरेबल इफेक्ट्स भी इसके रहे और कुछ अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स भी रहे, दैट मस्ट बी हैंडल, उनको हैंडल करना चाहिए, मस्ट बी हैंडल होना चाहिए। सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, साइबर बुलिंग एंड प्राइवेसी इन्वेजन। कह रहा सर कुछ निगेटिव इफेक्ट्स ये है कि टेक्नोलॉजी पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। दूसरा साइबर बुलिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, और प्राइवेसी आपकी जो इन्वेट की जा रही है उसकी बात की गई। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई हैज स्पार्क्ड वरीज अबाउट द लॉस ऑफ जॉब्स एंड द वाइडनिंग इनकम डिवाइड। कह रहा सर एआई के आने से जो लोगों के अंदर एक
वरीड आ गया है, एक वरी आया है सर कि कैसे जॉब्स चले जाएंगे, और जॉब्स जाने से क्या होगा, हमारा इनकम जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड्स हो जाएगा, है ना, उसकी बात की गई। द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी अपीयर्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टेंट इमर्जेंस ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। कह रहा फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी अपीयर्स, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और इंटरेस्टिंग होगी विथ कॉन्स्टेंट इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। वाइल दीज इनोवेशन मे उशर इन वेलकम इम्प्रूवमेंट्स, इट इज़ इसेंशियल दैट not lose sight of the risk they may pose and take measures to mitigate them। कह रहा है सर इनोवेशन के एरा में वेलकम है, हम इम्प्रूवमेंट को वेलकम कर सकते हैं, मतलब और इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर सकते हैं, मतलब वेलकम मतलब क्या, किसी भी इम्प्रूवमेंट की कोशिश करना। एंड इट इज़ इसेंशियल दैट हम अपना ये साइट लूज ना करें कि इसके कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, मे पूछ रिस्क, है ना, कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ मेजर या कुछ हमारे कुछ हम पहले से ही क्या रहे सर, थोड़े से सावधान रहें, थोड़े से उसके लिए कोशिश रहे, और कि उसको हम मिटिगेट कर सकें, है ना, उसको हम कम कर सकें। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट विल डिफाइन आवर वर्ल्ड इन द नेक्स्ट ईयर विल बी डिस्कस्ड। कह रहा सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट विल डिफाइन आवर वर्ल्ड इन द नेक्स्ट ईयर, कुछ ऐसे हमारे आने वाले टाइम्स में इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगे जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर देंगे, फ्यूचर को कुछ समय के लिए फ्यूचर में डिस्कस किए जाएंगे, एज विल द गुड एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न सोसाइटी। कह रहा है सर जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए, कुछ नए टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट जो आने वाले हैं फ्यूचर में, वो हमारे सोसाइटी के लिए कुछ गुड भी होंगे, कुछ बैड भी होंगे, उस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हों तो हम उससे मिटिगेट कर सकें, उसको हम डील कर सकें। यही बात हुई सर, मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर रही है सर मोटा मोटी, है ना। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। Question number first, which of the following best describe the main elements of the idea presented in the passage? Technology has only negative effect, गलत बात है, ऐसा तो नहीं बोला गया। The future of the technology is primarily positive and should be embraced without concern, मैंने कहा ऐसा भी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, बिल्कुल बात सही है। ऑटोमेशन एंड एआई आर द ओनली सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अफेक्टिंग सोसाइटी, नहीं भाई केवल यही नहीं है, हमारा ऑप्शन थर्ड ही केवल सही लग रहा है, केवल थर्ड ही सही लग रहा है। क्या कहोगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स, तो बेस्ट तो यही है सर, फोर्थ भी सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर ये ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये लिखो तीसरा। तो मैंने कहा सर अच्छा बेस्ट, तो तीसरा और चौथा नहीं, तीसरा सही है सर, पॉजिटिव एंड शुड बी एम्बरेस्ड विदाउट कंसर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ द आइडिया प्रेजेंटेड इन द पैसेज, तो मेन एलिमेंट यही है कि सर टेक्नोलॉजी के बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। क्या ऑप्शन में थर्ड है, तो यार है तो थर्ड, हम कह रहे हैं थर्ड कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन में, है थर्ड, है ना, तो थर्ड होगा ऑप्शन। चलो आगे आगे चले हम, पीछे पीछे तुम। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा इन्फर किया जाता है फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, आओ देखते हैं भाई। न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विल कंटिन्यू टू इमर्ज, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज विल ओनली हैव पॉजिटिव इफेक्ट, गलत बात। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी क्या ओनली पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेगा, नहीं भाई, यही आ रहा है, देखना कितना खतरनाक होगा तो गलत भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो गलत सर। अगला, द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी विल रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन, बिल्कुल बात सही कह रहा है, केयरफुल कंसिडरेशन रखना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल इनविटेबल लीड टू जॉब लूजेज, कह रहा है सर टेक्नोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो कहोगे सर पूरे पैसेज में ये भी बात किया गया था कि सर न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस विल कंटिन्यू टू इमर्ज, बिल्कुल बात सही क्या है, ये गलत है। कहोगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी विच ओनली, ये गलत है भाई। मैंने कहा तीसरा और चौथा भी सही है, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, तीसरा और चौथा भी कुछ सही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल इनविटेबली लीड टू जॉब लॉसेज, ये भी एक कंसर्न तो है पैसेज में, तो ये तीनों सही है। आओ अगला पैसेज, डिस्पाइट द नेबुलस नेचर इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट टू अस, सो वी सीक इट इन अदर्स, इन रोमांटिक पार्टनर्स, पेट्स, लीडर्स, फ्रेंड्स एंड को वर्कर्स। वी समटाइम्स इम्ब्यूड ordinary or helpful objects of daily usage with intelligence. For example, when we are helped by a new smartphone app or foiled by a Machiavellian padlock, it's straight that we wonder about the endlessly debate the existence in non-human animals, from wild elephants and dolphins to caged monkeys and cats. Massive efforts is currently directed towards trying to understand intelligence and build vastly more of it under the umbrella of artificial intelligence. ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार, बड़ा ही अच्छा ये पैसेज लग रहा है। हम सोचते हैं कि आप इसको एक बार पोज करिए और इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, पहले आप पोज करके पढ़िए और फिर क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, मैं तुरंत आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना, तो तुमको तुरंत पता चल लग जाएगा कि कितना तुमने सीखा है इस वीडियो को पढ़ने के बाद, है ना, क्योंकि चेक करना भी जरूरी है। आपने पेपर में दिया था या नहीं दिया था इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सर चेक करना तो जरूरी है ना।
तो इसको पूछ करके एक बार आप पढ़िए, है ना, पूरा अच्छे से पढ़िए एक बार जल्दी से। चलो पढ़ लिया आपने। डिस्पाइट्स इट्स नेबुलस नेचर इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट टू अस। कह रहा है सर कि नेबुलस नेचर के होने के बाद भी इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड सो वी सीक इट इन अदर्स इन रोमांटिक पार्टनर्स। सो हम ऐसा सीख करते हैं अदर्स इन रोमांटिक पार्टनर्स में, पेट्स में, लीडर्स में, फ्रेंड्स में एंड कोवर्कर्स में। हम ऐसा सीख करते हैं या ऐसा हम चाहते हैं कि उनके अंदर भी ऐसा कुछ नेचर हो। वी समटाइम्स इम्ब्यू ऑर्डनरी और हेल्पफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज विथ इंटेलिजेंस। मैंने कहा कुछ टाइम कभी कभी हम इंटेलिजेंस का यूज करते हुए अपने हेल्पफुल ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर हेल्प्ड बाय अ न्यू स्मार्टफोन ऐप और फॉइल्ड बाय अ मैकलिन पैडलॉक। कह रहा जैसे एग्जांपल में कहिए कि हम हेल्प किए जाए अपने इंटेलिजेंस के थ्रू ही तो हमने अपने स्मार्टफोन से अपने को खुद को हेल्प किया। और या फिर it's a trait that we wonder about the endlessly debate the existence of in non-human animals. Hereafter animals from wild elephants and dolphin to caged monkeys and cats massive effort. कह रहा है कि सर कि ऐसा it's trait that we wonder about the endlessly debate the existence in non-human animals. कह रहा है सर ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके पास, ये इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उनके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है जितना ह्यूमन के पास है, उनको नॉन ह्यूमन कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कौन से एनिमल्स? वाइल्ड एलिफेंट, डॉल्फिन, केग में रहने वाले मंकीज, ये भी तो ह्यूमन जैसे ही हैं, लेकिन मैसिव हमारे जैसे उनके पास क्या इंटेलिजेंस नहीं है। मैसिव एफर्ट्स इज करेंटली डायरेक्टेड टुवर्ड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस एंड बिल्ड वेस्टली मोर ऑफ इट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। कह रहा है सर मैसिव एफर्ट्स इज करेंटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस। बहुत सारे मैसिव एफर्ट लगाए जा रहे हैं इस टाइम क्या करने के लिए? इंटेलिजेंस को समझने के लिए एंड बिल्ड वास्टली मोर ऑफ इट, और इसको और ज़्यादा बिल्ड करने के लिए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंडर द किसके अम्ब्रेला में? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे अपने इंटेलिजेंस को ही तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उससे भी ज़्यादा तेज हम एआई को चला देंगे। उसी के अम्ब्रेला मतलब छाते के पीछे छिप के सर एआई का बहाना लेके हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं ना। उसी पे बात हो रहा है सर कि ह्यूमन जो है उनकी इंटेलिजेंस पे बात हो रही है कि हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल हैं या इंटेलिजेंस पे क्या हमारी सोच है। आओ अब इसके क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट क्वेश्चन को पोज करेंगे और फिर हमें आंसर बताएंगे जल्दी से। एक मिनट तब तक हम पानी पी लेते हैं, है ना। कह रहा है सर which of following best describe the main idea of the person? Intelligent is a complex concept that humans value in various contexts. Artificial intelligence is superior to the human and animal intelligence. Humans tend to morph objects by attributing intelligence to them. The debates about animal intelligence is more crucial than understanding human intelligence. हमसे कह रहा है सर यहाँ पे बात की गई थी, एनिमल इंटेलिजेंस की बात की गई थी, ठीक है, डिबेट उस पर हुआ था, ये बात हुई थी इस पैसेज में, ठीक है। द इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमंस वैल्यू इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल बात सही कह रहा है, पहला भी सही है सर, और हमें पहला भी सही लग रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू ह्यूमन एंड एनिमल इंटेलिजेंस। कह रहा है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हम सुपीरियर मानते हैं ह्यूमन एंड एनिमल इंटेलिजेंस से। तो बात तो सर यही कहा गया है ना, हमने क्या बोला यहाँ पे कि मैसिव एफर्ट कैन टुवर्ड द ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंट एंड बिल्ड वास्टली मोर ऑफ इट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चाहते हैं कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो वो ह्यूमन से भी ज़्यादा सुपर पावर हो जाए, है ना, ह्यूमन से भी ज़्यादा सुपर पावर हो जाए। तो क्या लगता है कौन सा आंसर ज़्यादा सही होगा, बताओ। हमें तो लग रहा है सर कि फर्स्ट tend to morph objects by attributing, and third ये ज़्यादा सही है, हमें लग रहा है फर्स्ट एंड थर्ड। इंटेलिजेंस इज कॉम्प्लेक्स, द डिबेट्स अबाउट एनिमल्स की बात किया जा रहा है। इंटेलिजेंस इज मोर क्रूशल देन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। द डिबेट इस पे भी, ये भी बात सही लग रहा है सर। पहला इंटेलिजेंस कंप्लीट, पहला ऑल ऑफ द अबव लग रहा है मुझे सही, सभी सही लग रहे हैं, है ना, इसके सभी सही लग रहे हैं। चलो
अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट इंटेलिजेंस, ह्यूमन सीक इंटेलिजेंस इन बोथ एनिमेटेड एंड inanimate entities. The concept of the intelligence is universally understood and agreed upon. There is ongoing debate about intelligence and non-human elements. Artificial intelligence research aims to understand the replicate intelligence. कह रहा सर रिसर्च aims to understand and replicate. आर्टिफिशियल तो यही बात है, चौथा तो सही है सर। कह रहा सर ये किया जाता है कि AI इसीलिए तो बनाया जा रहा है कि हम अपने इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सके। देयर इज ऑनगोइंग डिबेट अबाउट इंटेलिजेंस इन नॉन ह्यूमन एलिमेंट, बिल्कुल सर ये नॉन ह्यूमन पे भी बात हुई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज यूनिवर्सली अंडरस्टूड एंड एग्रीड अपॉन, यूनिवर्सली अंडरस्टूड नहीं है भाई, सबके लिए अलग अलग है ना, और सब लोग यूनिवर्सली अंडरस्टूड तो नहीं है। मैंने कहा दूसरा तीसरा और चौथा सही होगा सर। और ह्यूमन सीक इंटेलिजेंस इन बोथ एनिमेटेड एंड इन एनिमेटेड एंटिटीज, कह रहा है सर मूर्त एंड अमूर्त दोनों एंटिटीज में लेते हैं, बिल्कुल सर ये भी सही लग रहा है, तीनों सही होगा, फर्स्ट से थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, आओ ये क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू द स्कोलेस्टिक ऑर्थोडॉक्सी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स वर अलाइक इन बीइंग, ये क्वेश्चन छोटा छोटा है ना, अलाइक इन बीइंग एनिमल इवन सो विद इन दिस कैटेगरी ह्यूमंस ऑक्यूपाइड एज स्पेशल प्लेस, दे आर द ओनली टाइप ऑफ एनिमल दैट इज इंडोड विद एन इंटेलेक्ट अ रेशनल स्लो, दे आर इन मेडिवल पैरलेंस रेशनल एनिमल्स। कह रहा है सर कि अकॉर्डिंग टू द स्कॉलिस्टिक ऑर्थोडॉक्सी, मतलब सर अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक्सिक टर्म में, या मैं बोलूं सर आप जब पढ़ते होगे दर्श वो शास्त्रों के बारे में कुछ पढ़ते होगे ना, शास्त्र जैसे होते हैं हमारे सर, कौन से शास्त्र, जैसे हमारे कौन सा शास्त्र बोले सर, जैसे हम लोग फिलोसफिकल बातें करते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग जो होते हैं, जैसे अरस्तु हो गए, वो बात हुआ ना, अरस्तु कैसी बातें करते थे, है ना, जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, एथिक्स उथिक्स की बात करेंगे तब। तो कह रहा है सर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स वर अलाइक इन बीइंग एनिमल, कह रहा है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों टाइप के एनिमल होते हैं, एक जो हम ह्यूमन एनिमल है और एक नॉन ह्यूमन एनिमल, दोनों ही एनिमल है, कहोगे हाँ। इवन सो विद इन दिस कैटेगरी ह्यूमंस ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस, फिर भी ह्यूमन को एक स्पेशल प्लेस दिया गया इस कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि दे आर द ओनली टाइप ऑफ एनिमल दैट इज इंडोर्ड विद एन इंटेलेक्ट रेशनल सोल, जिनके पास थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा दिमाग है, उनके पास एक सोल ऐसा है कि वो कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ डिसाइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको क्यूरियोसिटी आ सकती है, वो इनोवेट कर सकते हैं, ऐसा और किसी भी एनिमल में नहीं है, केवल ह्यूमन में है। आगे सर, दे आर इन मिडिवल पैरलेंस रेशनल एनिमल्स, कह रहा है सर कि इसीलिए उनको क्या बोला जाता है सर कि ये एक रेशनल एनिमल है। रेशनल मतलब सर जो सोच, जो दूर मतलब कि कुछ चीज़ों के लिए लेकर रेशनल थिंकिंग रख सके, इसीलिए ह्यूमन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एनिमल्स से ज़्यादा समझदार है, तो एनिमल्स और एनवायरनमेंट सबके बारे में वही सोचे, और हम वही नहीं सोचते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो एनिमल से भी कम सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, हम तो एनिमल्स को मार डालते हैं, जंगल को काट डालते हैं, हर चीज़ कर डालते हैं ना, तो वही बोला गया है सर, है ना। अब आओ इस पैसेज का क्वेश्चन देखते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिडिवल फिलोसफिकल थॉट्स, ह्यूमंस वर कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एनिमल ड्यू टू देयर रेशनल कैपेबिलिटी, बिल्कुल बात सही है। कह रहा सर दे टर्म रेशनल एनिमल्स वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब ह्यूमन, द टर्म रेशनल एनिमल्स, बिल्कुल। नॉन ह्यूमंस एनिमल्स वर बिलीव्ड टू लैक एनी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, कह रहा सर बिलीव्ड ऐसा कह रहा था उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होगा, कह रहा बिल्कुल बात सही है भी है सर। फोर्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोल वाज एक्सक्लूसिवली अप्लाइड इन ह्यूमन, कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोल एक्सक्लूसिवली अप्लाइड टू ह्यूमन, मैंने कहा सर तीनों सही लग रहा है। पहला ह्यूमंस वर कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये सही लग रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इसकी बात कहीं पर कहा गया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया सर, तो ये हमारे तीनों सही है, क्योंकि ये बात भी कहा गया ह्यूमन वर कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एनिमल ड्यू टू देयर रेशनल कैपेबिलिटी, द टर्म रेशनल एनिमल्स ह्यूमन के लिए यूज किया गया। नॉन ह्यूमन्स एनिमल्स को बिलीव किया जाता है कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होता, इसीलिए तो वो नॉन ह्यूमन बोले जाते हैं सर, तो फर्स्ट सेकंड थॉट। अगला क्वेश्चन, अब ये है वर्ल्ड बैंक परसिस्टेंट। अच्छा अभी कितना पैसे बचा हम लोग के पास आप लोगों के लिए? अच्छा ये एक क्वेश्चन करा के मैं ये आपको होमवर्क दूंगा, है ना, आ जाओ इस पे। कह रहा है सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चा वर्ल्ड बैंक परसिस्टेंट, एक मिनट जस्ट ए कॉल, है ना, जस्ट ए कॉल।
वर्ल्ड बैंक। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द वर्ल्ड, अच्छा ये मैंने पैसेज ही पढ़ लिया, पहले पढ़ ले तो वर्ल्ड बैंक, आवाज जा रही है भाई, World Bank President Ajay Banga announced that the Development Bank will ramp up its financing for climate-related projects to 45% by 2025। कह रहा सर अजय बंगा ने ये अनाउंस किया कि डेवलपमेंट बैंक जो है ये रैंप अप करेगा अपने फाइनेंस जो क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस को रैम्प करेगा, मतलब ऊपर करेगा 45% तक बाई 2015। वी आर पुटिंग आवर एम्बिशंस इन ओवर ड्राइव एंड पुटिंग टू वर्क मोर देन 40 बिलियन पर ईयर, अराउंड 9 बिलियन मोर देन द ओरिजिनल टारगेट। कह रहा है सर 40 बिलियन हम कर रहे हैं, जो कि कितना 40 बिलियन जो कि 9 बिलियन ज़्यादा है किससे, जो अभी के टारगेट से है। बांगा सेड दिस रिसोर्स आर मेन टू गो टुवर्ड्स बोथ क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन एफर्ट्स एंड द वर्ल्ड बैंक विल ऑल्सो बी पोजिंग डेब्ट रीपेमेंट इन द आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर। कह रहा सर और दो रिसोर्सेज आर मीन टू गो टुवर्ड्स बोथ क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन एफर्ट। कह रहा ये सब रिसोर्सेज जो होंगे यूज होंगे एफर्ट में किसके, मिटिगेशन, कुछ जो हमारे क्लाइमेट में जो हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स उसको मिटिगेट करने के लिए, और कुछ हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हम अडॉप्ट करेंगे उसके लिए, या हम जिसको एक्सेप्ट अडॉप्ट करेंगे उसके एफर्ट्स के लिए। एंड द वर्ल्ड बैंक विल ऑल्सो बी पोजिंग डेब्ट रीपेमेंट इन द आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर। कह रहा सर वर्ल्ड बैंक विल ऑल्सो बी पोजिंग, वो पोज कर रहा है डेप्ट और देना, और डेप्ट रिपेमेंट को कब से बच्चे, जब से डिजास्टर आया है, कोई डिजास्टर आया होगा तब से, है ना। अब बात करना है सर, इसमें बात यह है कि बंगा है कोई हमारे वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के, उन्होंने ये बोला कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उस पर मैं 45% तक 45% तक रेज करूंगा कि आप प्रोजेक्ट वो फंड्स को, और फिर बोल रहा है कि सर हम ये 40 बिलियन पर ईयर अराउंड अप करेंगे, जो कि 9 बिलियन पहले से ज़्यादा है। आओ भाई अब क्वेश्चन पे चलते हैं। According to the passage, which of the following can be inferred the World Bank's climate financing? The new target represent an increase from the original financing goal. The bank will allocate 40 billion annually for climate related projects by 2000। ये बात तो हुई है सर। The new target represent an increase from the original financial goal, बिल्कुल इंक्रीज है, 9 बिलियन ज़्यादा इंक्रीज था। The financing will cover both climate limitation पर, तीनों किया गया। The World Bank previously had a climate related financing, नहीं ऐसा कुछ तो बात नहीं हुआ है। मैंने कहा सर ये तीनों बात हुई है, पहला वाला ऑप्शन सही है, ये चौथा वाला सही है या नहीं, इसकी बात पैसेज में नहीं हुई है। इनकी बात हुई है कि सर पहले से ज़्यादा, ओरिजिनल से ज़्यादा 9 बिलियन ज़्यादा, ओरिजिनल से कह रहा 100 बिलियन ज़्यादा, 9 बिलियन ज़्यादा, कह रहा है द बैंक विल एलोकेट 40 बिलियन, ये भी बात कहा है। आगे बोल रहा है सर कि द फाइनेंसिंग विल कवर बोथ सर एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, दोनों एफर्ट्स की बात किया गया, मतलब सर ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर जी। ये रहा सर हमारा 19 क्वेश्चन। अब हमारे पास एक पैसेज है, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसको आपको करना है होमवर्क में। तो ये रहेगा अगला पैसेज के बाद का हमारा होमवर्क, इसको आप करेंगे। आई होप कि आपको इस पहले टेस्ट के 19 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन जो हमारा फ्री पेपर था उसका हमने एनालिसिस करा दिया है, नेक्स्ट पेपर में फिर मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पेपर जल्दी ही आने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट।